हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में यानी प्रश्नावली 4.1 में हमने द्विघात समीकरण के बारे में समझा है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो आपने समझा कि द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 है। यहाँ पर हमने यह सीखा कि जो उसको मैंने कहा कि आम बोलचाल की भाषा में हम समझें तो द्विघात समीकरण क्या, तो ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, यानी एक चर के रूप में तो होती ही है, एक चर जैसे x है तो उसकी जो अधिकतम घात है वह 2 है, तो ऐसी समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे। वो एक पदीय हो सकती है, द्विपदीय या त्रिपदीय, ऐसा मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया। मैंने बताया कि कुछ जो समीकरण प्रारंभिक अवस्था में जिस रूप में दी हुई होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको देखकर हम जज कर लें, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तब पता चलता है, फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं कि वो वास्तव में द्विघात समीकरण है या नहीं। इतना हमने पिछले वीडियो में समझा, पहली प्रश्नावली में समझा। आज हम लोग ये प्रश्नावली 4.2 पढ़ने जा रहे हैं और इस प्रश्नावली 4.2 में हम जो सबसे पहले सीखेंगे वह ये सीखेंगे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। और वह भी पहले प्रश्न में कहा है कि गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, क्योंकि आप देखेंगे इसकी 2-3 विधियां हैं ज्ञात करने की। जो प्रमुख विधि है गुणनखंड विधि है, सूत्र विधि भी है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र है, उसका भी प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त पूर्ण वर्ग बनाकर भी हम गुणनखंड ज्ञात करके भी निकाल सकते हैं मूलों के लिए। तो महत्वपूर्ण विधि है ये गुणनखंड विधि। और यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, मूल से मतलब है x के मान निकालना, x के वो कौन कौन से मान हैं जो समीकरण को संतुष्ट करे। तो मैं एक एक करके यहाँ पर ले लेता हूँ सवाल के लिए। जैसे x² - 3x - 10 = 0, इस समीकरण को हल करना है और गुणनखंड विधि से हल करना है। अगर आप पीछे का पढ़ के आए हैं, 8th का 9th का, थोड़ा सा भी आपको गुणनखंड का ज्ञान है, बीजगणित का ज्ञान है, तो इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। दरअसल इसमें करना क्या है, इसमें ये जो व्यंजक दिया हुआ है, इतना जो यहाँ पर, जैसे अगर ये हटा दो, केवल बराबर नहीं लगा है और इतना लिखा हुआ होता है तो उसको व्यंजक बोलेंगे। तो आपने 9th में पढ़ा होगा गुणनखंडन, बहुपदों के गुणनखंड करो, 8वीं में भी सिखाया जाता है। तो वहाँ एक चीज़ थी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्म, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। तो ये जो व्यंजक है, इतना सा अगर हम इस चीज़ को देखें, क्योंकि ये इक्वल लगा के जब 0 देखते हैं तो यह समीकरण हो गया, आप लोग समझते होंगे व्यंजक समीकरण के अंतर को। तो यहाँ पर जो इतना ये हमको दिखाई दे रहा है, इसके हम गुणनखंड करना पिछली 2 क्लासों में सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो ज़रूर सीखना चाहिए, अब भी सीख लेना चाहिए। अब यहाँ तरीका क्या था, जैसे x² है, -3x है, -10 है, तो x² का गुणांक क्या है 1, और अचर पद देखते हैं क्या है -10। तो तरीका ये रहता है कि x² के गुणांक की और अचर पद की गुणा करते हैं चिन्ह सहित, तो गुणनफल क्या आया -10 आया। इसका मतलब 2 संख्याएं ऐसी चाहिए जिनका गुणनफल 10 आए, और माइनस आ रहा है यहाँ पर, तो बीच वाली संख्या के बराबर अंतर लेना है, यानी योग या अंतर x के गुणांक के बराबर लेना होता है, बीच वाली संख्या के बराबर लेना होता है, योग या अंतर, याद रखिए। और ये योग लेना है या अंतर लेना है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इस चिन्ह पर। अगर इन दोनों का गुणनफल का चिन्ह प्लस में आता है तो बीच वाली संख्या के बराबर योग होना चाहिए, और माइनस आता है तो अंतर बीच वाली संख्या के बराबर आना चाहिए, और गुणनफल ये वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर क्या तरीका बना आके कि हमको 2 संख्या ऐसी चाहिए जिनका गुणनफल 10 हो और उनका अंतर 3 हो। तो 5 दूनी 10, 5 में 2 गए 3। तो ये ज्ञान मैंने ज़रूर इतना बताया, पुराना था, आता होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 5 - 2 करके लिख दिया। अब x के अंदर गुणा कर दो, x² - 5x + 2x - 10 = 0। इन दोनों में अब 2 पदों में जोड़े बना लिए और कॉमन ले लेना, x और x - 5 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन बन रहा है, तो x - 5 = 0। अब यहाँ 2 पद बच गए, ब्रैकेट कॉमन बन रही है x - 5। अब छात्रों को पुराना ध्यान आने लगा होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें ये ध्यान में आने लगा होगा कि अरे ये गुणनखंड तो हम करके आए हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सब करे हुए होते हैं। अब 2 चीज़ों का गुणनफल 0 के बराबर आ गया, मान निकालना है x का। अब यहाँ पे एक लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है कि 2 चीज़ों का गुणा होकर 0 आ रहा है। मैथमेटिकल आप जानते हो कि अगर 2 चीज़ों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब उनमें से एक 0 जरूर होगा, क्योंकि 0 की जब किसी भी संख्या से गुणा की जाती है
तब जो टोटल प्रोडक्ट है यानी गुणनफल जो आ रहा है वो जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो का गुणनफल जीरो है तो उनमें से एक जीरो जरूर होगा, अगर दोनों में से एक भी जीरो नहीं है तो गुणनफल कभी भी जीरो नहीं आ सकता। और यहाँ पे तो इन दोनों गुणनफल जीरो आ रहा है, इसका मतलब या तो ये वाली x माइनस 5 का मान जीरो होगा या x प्लस 10 का मान जीरो होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यदि x माइनस 5 बराबर जीरो तो x बराबर 5 हो गया, और यदि x प्लस 2 बराबर जीरो है तो x बराबर माइनस 2 हो गया। इस प्रकार से ये x के दो मान प्राप्त हो गए और ये दोनों क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे, यानी ये द्विघात समीकरण के मूल हो गए। अगर आप इनके मान को रख के इसमें x की जगह देखोगे समीकरण को ये संतुष्ट कराएंगे। मान लो आपने 5 रखा, 5 का और 25 और 5 यहाँ रखा, 5 3 15, देखो प्लस के 25 माइनस के 25 जीरो हो जाएगा। ऐसे ही आप माइनस 2 रख के भी संतुष्ट कर सकते हो। तो इस तरह से ये सवाल यहाँ सॉल्व हो गया। सॉल्व करने के लिए फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ, मुख्य बात क्या थी, इसका गुणनखंड करना। इसीलिए कहा जाता है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये मूल ज्ञात हो गए। आइए, मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इससे अगला वाला मैंने इसीलिए साइड से लिख लिया है, NCERT की किताब से ये सवाल कराए जा रहे हैं, प्रश्नावली 4.2 है। और अब हम पहले का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि समीकरण लिखी हुई है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। गुणनखंड करने का वही तरीका हमको देखना होगा। क्या x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, x स्क्वायर का गुणांक 2 है। अचर पद क्या है, माइनस 6 है, उसका लिख लिया। यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद को दोनों की गुणा करो चिन्ह सहित, प्लस का 2 माइनस का 6, गुणनफल क्या आया, माइनस का 12 है। इसका मतलब दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनका गुणनफल 12 होना चाहिए, और माइनस आ रहा है तो अंतर लेना होगा। बिल्कुल ठीक याद आया आपको, और अंतर लेना होगा, और अंतर कितना लेना होगा, बीच वाली संख्या के बराबर लेना होगा। बीच वाली संख्या से मतलब है x का गुणांक, और x का गुणांक 1 है। इसका मतलब दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनका गुणनफल 12 हो और उनका अंतर 1 हो। तो आप सोचिए, एकदम से दिमाग में आता है 4 3 12 है और 4 में 3 गया 1। जितनी तेज़ी से दिमाग में आएगा इतनी तेज़ी से सवाल होगा। और ये 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 x माइनस का 6 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस x से अंदर गुणा किया, 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। पहले दो पदों में कॉमन, फिर बाद के दो पदों में कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन लिया 2x तो बचा x प्लस 2 माइनस, इन दोनों में देखो कॉमन क्या बन रहा है, एकदम समझ में आ गया, 3 बन रहा है कॉमन। अच्छा साहब, मैं भी समझ गया। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या बनने आया है, तो बोले x प्लस 2 कॉमन बनने आया है साहब। ये हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0। फिर वही लॉजिक, दो चीज़ों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, और यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। इस प्रकार से हम देख सकते हैं बंधुओं कि यहाँ पर ये द्विघात समीकरण का हल कर लिया गया है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर लिए गए हैं और गुणनखंड करके किए गए हैं। अब हम आइए तीसरा सवाल इसका देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। आधे बालकों की तो क्वालिफ्यूज √2 देख के ही हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बेसिक बात पे रहो, जो बात है √2 x² का गुणांक है। मैंने क्या बात सिखाई, x² गुणांक और अचर पद को लो, तो x² गुणांक √2 है, उसे ले लिया। और फिर किसे ले लो, 5 √2 को ले लो। अब दोनों की गुणनफल कितना होगा, √2 की √2 से गुणा होगी तो 2 हो जाएगा, और 2 की गुणा 5 से होगी तो 10 हो जाएगा। और प्लस के 10 आ रहे हैं, यानी दो संख्याएँ ऐसी चाहिए जिनका गुणनफल 10 आए, और प्लस में आ रहा है, प्लस का चाहिए तो क्या लेना, योग लेना। कितना चाहिए, 7। यानी दो संख्याएं ऐसी लो जिनका गुणनफल 10 हो और उनका योग 7 हो। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7। √2 x² प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5 √2 बराबर 0। √2 x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। इन दोनों में देखो भैया कॉमन ले लो, पहले दो के जोड़े बना लेते हैं। और इनमें तो मैं कॉमन दिखाई दे रहा है कि केवल x है, तो यहाँ √2x प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस इन दोनों में कॉमन लोगे तो ये √2 हो जाएगा, √2x प्लस 5 और बराबर 0। अब ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, √2x प्लस 5
और ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब यदि अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 तो अंडर रूट 2x बराबर -5, x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2। अब ये वाला ले लो, यदि x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस अंडर रूट 2। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण को यहाँ पर हल कर लिया गया है। अब यहाँ पर ये सवाल है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। सभी कर सकते हैं, ऐसा कर लें कि पहले 8 एलसीएम ले लिया, 8 दूनी 16x² - 8x हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। तिरछी गुणा कर ली और ये इसकी गुणा 0 इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ आप देख सकते हो सीधे सीधे ये 4x का वर्ग है और ये 1 का वर्ग है और ये 2 गुणा 4x गुणा 1 बराबर 0। काम बन गया। तो ये हो गया 4x - 1 का वर्ग बराबर 0। दो चीज़ें हो गई ना, 4 पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, दोनों की गुणा का दुगना, और बीच में माइनस है तो माइनस हो गया। तो ये इस प्रकार से हो गया, यानी 4x - 1 4x - 1 ऐसे समझ लो बराबर 0। वैसे भी कर सकते थे, कोई बात थोड़ी है उसमें। इसका मतलब हो गया कि 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर होगा 1, x बराबर हो गया 1/4। सीखने की बात यह है, अगर दूसरी वाली ब्रैकेट से निकालोगे, जैसे इससे निकाला तब भी x का मान 1/4 आया, दूसरी ब्रैकेट से निकालोगे तब भी x का मान 1/4 आएगा। इसका मतलब इस द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल हैं वो समान हैं। इससे पहले जो द्विघात समीकरण आपने हल की थी उनके मूल अलग अलग थे, लेकिन इस बार दोनों द्विघात समीकरण के मूल समान आ रहे हैं। इनका क्या मतलब होता है आगे बताऊंगा। अब देखो भाई ये भी है, अब इसके गुणनखंड करने हैं तो या तो ऐसे करो, 2x² का गुणांक 100 है, अचर पद 1 है, 100 एकम 100, दो संख्याएं ऐसी लो जिनका गुणनफल 100 आए और उन प्लस में आएगा तो उनका योगफल कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, बीच वाले के बराबर। तो 10 + 10 हो जाएगा, 20 को हम तोड़ के लिख सकते हैं और फिर गुणनखंड कर लें। या फिर देखो सीधी तरीका है, ये 10x का वर्ग है भैया और ये 1 का वर्ग है और ये क्या है, दोनों का गुणनफल का दुगना। तो यहाँ पर ये हो गया बराबर 0, 10x - 1 का वर्ग बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये अगर हम इसको इस फॉर्म में ही लिख लें 10x - 1 और 10x - 1 बराबर 0, तो वही पीछे की तरह आ गई बात कि 10x - 1 बराबर 0 तो 10x बराबर हो गया 1, तो x बराबर क्या हो गया 1/10। तो ऐसे करके अगला वाला जो आएगा इसमें भी x बराबर 1/10 हो गया। तो ये जो है ये देखने की बात है कि द्विघात समीकरण के मूल हो गए आपके पास, कितने हो गए, 2 हो गए। तो और दोनों मूल कैसे आए हैं, समान आए हैं। तो गुणनखंड है, किसी भी तरह से करें, गुणनखंड विधि से करने को कहा था। मैंने आपको ये 5 सवाल यहाँ पर ये करा दिए हैं और इससे आगे के सवाल आपके लिए अगले वीडियो में कराते हैं।